हेलो साथियों, स्वागत है आपका बीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें पढ़ेंगे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस वीडियो से पहले हमने पहली वीडियो बनाई थी, वो उसमें कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस से पूर्व जो राजनीतिक संगठन बने थे वो राष्ट्रवाद के उदय के कारण इस पर हमने वीडियो बना दी है नेशनल मूवमेंट के पहले टॉपिक पर। और दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे उदारवादी चरण, जो शुरू होता है 1885 से 1905। तो चलो चलते हैं, इसमें देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला चरण है 1885 से 1905। तो देखेंगे ये उदारवादी क्यों थे। दूसरा, प्रमुख कार्य और इनकी मांगे क्या थी। तीसरा, इनकी कार्य करने की शैली क्या थी। चौथा, इनकी उपलब्धियां क्या रही। और पांचवा, इनकी कुछ सीमाएं भी रही। तो देखते हैं उदारवादी क्यों थे भाई। बात करें इनकी, तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण को उदारवादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी मूल मान्यता ब्रिटेन से प्रभावित थी, जो स्वतंत्रता, समानता या कानून का राज, राज्य तथा जनता के नजदीक संबंध आदि के ये पक्षधर थे। ठीक है। इस चरण के नेताओं की बात करें तो इस चरण के नेता भारत में ब्रिटिश राज की समाप्ति की बात नहीं करते थे, बल्कि भारत में जो ब्रिटिश शासन प्रशासन है उसे ठीक करने की बात करते थे, यानी उसमें भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करना ये चाहते थे। ये होगी, इस वजह से इसको उदारवादी कहा जाता है। आगे बात करें इनकी प्रमुख मांगों की, तो राजनीतिक मांगे क्या थी इनकी। तो राजनीतिक मांगों की बात करें तो ये जो विधायिका थी बनी उस समय, उसमें सुधार और भारतीयों की संख्या बढ़ाने पर लगातार बल देते थे और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालते थे। इनका नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं, यदि हमें विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हम कर नहीं देंगे। ये वैसा नारा कहाँ का था? अमेरिका की मूल क्रांति का ये नारा था। आगे बात करें तो इन्होंने विधायिका में सुधार के साथ साथ जो उस समय सिविल सेवा थी, तो सिविल सेवाओं में सुधार की बात की और उसकी लगातार भारतीयकरण की मांग की कि हाँ, सिविल सेवाओं में भारतीयों की अधिकतम भागीदारी है। आगे बात करें 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इसमें मिलकर के तय किया गया कि हाँ, आगे हम स्वशासन की मांग रखेंगे। इस लिहाज से इनके पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे, बल्कि अंग्रेजों के शासन में ही भारतीयों की अधिकतम भागीदारी हो, उससे संबंधित ये स्वशासन था। 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ और इसमें स्वराज की मांग इन्होंने की। आगे बात करते हैं आर्थिक मांगों की। तो उदारवादियों ने क्या किया, जो ब्रिटिश राज का प्राकृतिक और शोषक चरित्र था उसको इन्होंने उजागर किया और भारत की जो भी गरीबी भुखमरी थी उसको लेकर के ब्रिटिश राज को ही जिम्मेदार ठहराया। आगे बात करते कि भारत से जो भी धन का निर्गमन हो रहा था, जो भारतीय धन विदेशों में जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था, उस सिद्धांत का यानी धन के निर्गमन सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने पूंजी के पलायन का विचार रखा और इसे रोकने की मांग ब्रिटिश सरकार से की। आगे बात करें, इनका मानना था कि यदि भारत का आधुनिक औद्योगिक विकास करना है तो हमें स्वदेशी पूंजी और तकनीक की आवश्यकता होगी। और जो भी विदेशी पूंजी या जो रेलवे डाकतार में उन्होंने खर्च किया था उसको, ये विदेशी पूंजी की जो भूमिका थी उसको इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। आगे बात करें, जो उस टाइम पे मुक्त व्यापार चल रहा था, उन्होंने भी मुक्त व्यापार का मतलब क्या था भाई, जो भी आयात निर्यात होता था उस पर कोई टैक्स नहीं था उनको, तो उनके लिए तो मुक्त व्यापार की नीति थी, उसकी आलोचना, भारत को इससे कोई लाभ नहीं होता। साथ में इन्होंने जो रेलवे के शहरों को तो बर्बाद किया ही किया रेलवे ने, और गांवों को भी इसने बर्बाद कर दिया। तो रेलवे के शोषक चरित्र को भी इन्होंने उजागर किया। आगे बात करें तो रेलवे के शोषक चरित्र को कहीं ना कहीं हस्तशिल्पी जो ग्रामीण परिवार या गाँव में रहते थे उनका जो पतन हुआ उसके लिए भी इन्होंने ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार ठहराया। आगे बात करें तो उदारवादियों ने नमक कर को समाप्त करने की मांग की, लगान जो उस टाइम में भरते थे उसको स्थायी बनाने की मांग की, जो कभी भी 2 साल में या 5 साल में चेंज कर देते थे। भू राजस्व में इन्होंने कमी करने और वन कानूनों में परिवर्तन करने की भी मांग इन्होंने ब्रिटिश सरकार से की। आगे बात करते हैं इनकी प्रमुख अन्य मांगे थी, तो देश में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करना, मजदूरों की दशा सुधारने, काम के घंटे सुनिश्चित करने और अच्छे पारिश्रमिक देने की मांग इन्होंने ब्रिटिश सरकार से। उदारवादियों की कार्य करने की शैली देखें हम, तो इनकी कार्य करने की शैली काफी नरम थी। पूरे वर्ष ये गांव गांव जाकर या शहर शहर जाकर के कांग्रेस का प्रचार प्रसार करते थे, और लेकिन जो भी इनके अधिवेशन होता वो कांग्रेस की बैठक वर्ष के आखिर में ही 3 दिन के लिए होती थी। सुधारों के लिए उसमें जब ये बैठक होती थी वो सुधारों के लिए प्रस्ताव पारित किए जाते थे और सरकार से सुधार की अपील की जाती थी। ये
एकदम से स्वशासन की मांग के लिए या भारत को स्वतंत्र कर दो, ऐसी इनकी कोई मांग नहीं थी। ये सोचते थे कि भारत में हमारा यदि स्वतंत्रता चाहिए तो उसके लिए क्रमिक संवैधानिक सुधार, यानी लगातार एक साथ नहीं, यानी क्रमिक संवैधानिक सुधार किए जाएं, उसी के ये पक्षधर थे। आगे बात करें हम इनकी उपलब्धियों की, तो उपलब्धियों की हम बात करें तो इन्होंने भाई पहला तो यही कि ब्रिटिश राज के कुछ भी नहीं किया, मानते हैं कि हाँ इन्होंने ब्रिटिश राज के अंतर्गत ही सुधार की ये पक्षधर थे, लेकिन इन्होंने फिर भी ब्रिटिश राज के चरित्र को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो अंग्रेज बोलते थे कि सभ्यता का मिशन का सिद्धांत, इसका इन्होंने पर्दाफाश किया। इसमें क्या था, इन्होंने बोला कि ये कब जो ब्लैक लोग हैं या काले लोग हैं भारतीयों को जो बोलते थे, तो गोरे लोगों पर एक दायित्व है कि उनको सुधारा जाए, ये सभ्यता का मिशन था। इसमें इन्होंने ब्रिटिश, इससे क्या हुआ, ब्रिटिश राज का मनोबल कम हुआ। इसने बात करें तो अखिल भारतीय स्तर पर बैठकों को संचालन किया और संचालन करके कांग्रेस की नींव को मजबूत किया, जो आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन या भारत को स्वतंत्र कराया कांग्रेस ने। आगे बात करें, इन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को महत्व दिया, इन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ाने से बिल्कुल मना कर दिया कि हाँ हम ऐसा काम कोई नहीं करेंगे। विचारों की स्वतंत्रता इन्होंने बनाए रखी और लोकतांत्रिकरण को ही इन्होंने बढ़ावा दिया। इन्हीं के प्रयासों से बोला जाए उदारवादियों के, तो 1892 में भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश सरकार इसी वजह से लेकर आई, इन्हीं की मांगों की वजह से। अब बात करें तो इनकी सीमाओं की, तो सीमाएं इनकी ये रही कि प्रारंभिक जो कांग्रेस थी उसका जनाधार विस्तृत नहीं था, तो इसमें जो मुख्य शहरी और ग्रामीण अभिजन वर्गीय शामिल थे, मतलब डॉक्टर, पत्रकार हुए, इंजीनियर, यही इसमें शामिल थे। प्रारंभिक कांग्रेस केवल वर्ष में 3 दिन के लिए इकट्ठा होती थी, बाकी दिनों का ये इस्तेमाल राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए विशेष रूप से नहीं करते थे। उदारवादियों के हम सोच विचार में एक और मूलभूत विरोधाभास देखते हैं, क्या कि एक तरफ वे भारत की गरीबी का कारण उपनिवेश को मानते थे और दूसरी तरफ ये अंग्रेजों के निर्देशन में ही अपना यानी विकास की वकालत करते थे। और यदि वास्तव में माना जाए तो ये उपनिवेश था, इसका जो मूल चरित्र था उसको भली भांति समझ ही नहीं पाया। अब यहाँ से कभी को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है उदारवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे। तो इसमें एक ट्रिक है, यदि आपको आसानी से करना हो, जैसे बैनर्जी, नेहरूजी, तैयब जी, ठीक है, ये हो गए बैनर्जी, नेहरूजी, तैयब जी, और गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दास, सुब्रमण्यम अय्यर, प्रोत्साह मेहता और महादेव गोविंद रानडे, ये इनके सदस्य। ये हो गया आपका उदारवादी चरण कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि जो पिछले साल कोई क्वेश्चन आए और जो आगे बनने की संभावना है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह अधिनियम भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के खिलाफ था। दूसरा, इस अधिनियम का उद्देश्य राजद्रोही सामग्री के मुद्रण और परिसंचरण को नियंत्रित करना था। तीसरा, में मजिस्ट्रेट की कार्यवाही को अंतिम माना जाता था और इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। तो बात करें भाई, ये इसने भारतीय भाषा में जो प्रकाशित होने वाले समाज पत्र और जो ब्रिटिश द्वारा होते थे उनमें भेदभाव किया, और यहाँ पे जो भी समाचार पत्र थे उनको प्रतिबंधित किया कि हाँ ये राष्ट्रवाद की भावना को उजागर ना करें जनता के सामने। तो सही है, जो राजद्रोह से संबंधित सामग्री को नियंत्रित करना था, ये भी ठीक है। और बात करें कि इसका ये अंतिम माना जाता था निर्णय मजिस्ट्रेट का, और अपील का कोई आधार ही नहीं था, इसलिए ये भी सही है। तो ये बोल रहा है कौन से सही है, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं, ये बोल रहा है कि निम्न में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग यानी सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है। ए लॉर्ड नेपियर, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड रिपन और डी लॉर्ड लिट्टन। ऐसे क्वेश्चन का भी फैक्ट पूछ लेता और पीसीएस में तो जरूर पूछता। तो दूसरे को क्या किसने कहा था ये, तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। आगे बात करते हैं इल्बर्ट बिल विवाद की, जो 1883 में हुआ। इल्बर्ट बिल, इसके समय इसने क्या किया भाई, सीमित दांडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया इल्बर्ट बिल में। दूसरा, विधायक का विरोध होने के बावजूद भी इसे बिना किसी परिवर्तन के पारित कर दिया गया।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 न 2। भाई विधेयक का विरोध होने के बाद भी से बिना किसी परिवर्तन के पारित, भाई अंग्रेजों की प्रेशर की वजह से इसको पारित कहाँ हुआ था? भाई इसकी वजह से तो रिपन को इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, तो पहला ये हो गया 2 गलत, यानी 2 यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो ये 2 यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब यदि आप 50-50% पे पहुंच जाते हो तब भी आंसर सही हो जाएगा। भाई सीमित दंडाधिकारिता, इससे पहले वीडियो हमने ये पढ़ा है एल्बर्ट बिल, आप देख सकते हो वहां पे जाकर के वीडियो में। भाई इसमें क्या था, जो भारतीय जो जज थे या मजिस्ट्रेट थे, उनको भी जो यूरोपीय के खिलाफ जो भी फौजदारी दीवानी मामले थे उनमें दांडिक कार्यवाही के अधिकार और निर्णय लेने का अधिकार भारतीयों को भी दे दिया गया था। यही था इसके मूल वजह। तो इसका मतलब ये सही है, तो इसका हो जाएगा आंसर केवल 1। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो क्या था? स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और चौथा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। इनका आपको क्रम भी पता होना, क्रम भी पूछ लेता है। तो नरम दल और गरम दल स्वदेशी आंदोलन हुआ था। भाई स्वदेशी आंदोलन के बाद सूरत विभाजन जिसको बोला, सूरत विभाजन में ही नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था, यानी ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, सर विलियम 1893 में सर विलियम वेडरबर्न और तो WS कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? ए भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। दूसरा, भारत के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए। सी भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए। और डी ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए। भाई इसके हम विलियम वेडरबर्न की बात करें तो विलियम वेडरबर्न एक पहले तो ये नौकरशाह थे, सरकारी अधिकारी, और बाद में ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी बने। तो इनका एक ही उद्देश्य था कि भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये कांग्रेस से जुड़े हुए रहे थे जब तक ये भारत में नौकरशाह के रूप में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण के लक्ष्य और उद्देश्य कौन से थे? पहला, जनता का राजनीतिकरण, उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। बी दूसरा है लोगों में धर्म, जाति या क्षेत्रीयता से पृथक राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास एवं समेकन करना। और तीसरा है अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाने के लिए जनता को शामिल करना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। क्या हुआ इसमें? भाई जनता का पहला चरण क्या था? उदारवादी चरण था ना। तो जनता का राजनीतिक, उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना सही है। भाई कांग्रेस से पूर्व भी बहुत सारे संगठन ऐसे बने थे जिन्होंने राजनीतिक शिक्षा जनता को प्रदान करने की कोशिश की है, ब्रिटिश राज का पर्दाफाश किया। बोलो, लोगों में धर्म, जातीय क्षेत्र तथा पृथक राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास और समेकन करना। और तीसरा है अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाने के लिए जनता को शामिल करना। नहीं भाई, प्रारंभिक वो तो शांतिपूर्ण तरीके से चाहते थे हम इन्हीं के प्रशासन में रह करके और भारतीयों की भागीदारी अधिकांश सुनिश्चित की जाए, और आंदोलन की कोई बात ही नहीं थी। तो इसका मतलब ये 3 गलत हो जाएगा। अब यदि 3 को हम एलिमिनेट कर देते हैं तो 3 यहाँ से एलिमिनेट हो गए, यहाँ से एलिमिनेट हो गए, यहाँ से एलिमिनेट, बचा क्या? ऑप्शन ए। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ह्यूम ने कांग्रेस के गठन को राष्ट्रवादियों के मध्य व्यापक असंतोष को समाप्त करने हेतु एक सेफ्टी वाल्व के रूप में माना। दूसरा, प्रारंभ में इसके नेता राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने हेतु एक मजबूत सार्वजनिक राय बनाना चाहते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। क्या होगा इसका आंसर? भाई ये तो वैसा ही बात है। ये ए और ह्यूम जो थे ये सचिव स्तर के अधिकारी रहे और इन्हें आंतरिक सूचना मिली कि हाँ आगे भारत में विद्रोह हो सकता है, और उसने विद्रोह को पहले ही दबाने के लिए इसने सेफ्टी वाल्व, यानी सेफ्टी वाल्व का मतलब क्या है भाई? ब्रिटिश राज को सुरक्षित रखने के लिए
ही सेफ्टी बल्ब का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो व्यापक असंतोष है, यदि हम एक संगठन बना दिया जाए भारत में तो संगठन उन असंतोष को कम करने में हमारी मदद करेगा, इस वजह से। तो इसका मतलब है ये सही है, ठीक है। और इसके नेता राष्ट्रीय जागृत करने एक मजबूत सार्वजनिक राय बनाना चाहते थे। भाई भाई यही उन्होंने क्या किया कि भारत के जो बड़े बड़े उस समय के नेता थे उनसे मिले, और मिलने के बाद ही कांग्रेस की स्थापना की बात की थी, यानी ये भी सही है। तो 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह सही है यह है। 1, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। दूसरा है, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने जनता के बीच अपने लोकतांत्रिक आधार को विस्तृत किया। क्या होगा भाई, और बोल रहा है कौन से सही है, केवल 1 केवल 2 दोनों सही, या ना 1 और ना 2। भाई प्रारंभिक लोगों को राजनीतिक कार्य में प्रशिक्षित किया, इससे पहले भी क्वेश्चन, आधुनिक लोकप्रिय बनाया, सही है। जनता के बीच अपने लोकतांत्रिक आधार को विस्तृत किया, नहीं, ये लोकतांत्रिक आधार को अपने को विस्तृत नहीं कर पाए थे। तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 1। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नरम पंथियों के राजनीतिक कार्यों के तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसमें वैधानिक सीमाओं के भीतर संवैधानिक आंदोलन शामिल था। दूसरा, उन्होंने चेतना और राष्ट्रीय भावना जगाने हेतु सशक्त सार्वजनिक जनमत तैयार किया। और तीसरा, 1899 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति स्थापित की गई। और पूछ रहा कौन सा सही है या है नरम पंथियों के बारे में, केवल 1, बी 2 3, सी केवल 3 और डी 1 2 3। क्या होगा इसका, भाई इन्होंने वैधानिक सीमाओं के भीतर संवैधानिक आंदोलन शामिल था, सही है ये, क्योंकि इन्होंने कोई वैसा आंदोलन करने की कोशिश ही नहीं की ना, यानी संवैधानिक दायरे में रहकर ही इन्होंने अपनी राजनीतिक या आर्थिक जो भी मांगे थी वो सामने रखी थी, और ये क्रमिक संवैधानिक विकास के ही पक्षधर थे भारत में। उन्होंने चेतना और राष्ट्रीय भाव सशक्त सार्वजनिक जनमत तैयार किया। स्टार्टिंग में कहाँ जनमत ये तैयार कर पाए थे, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि आप दूसरे को एलिमिनेट करो तो 1 और 2, ये 2 तो एलिमिनेट वैसे ही हो जा रहे। अब तीसरा 1800 कोलकाता में एक ब्रिटिश समिति स्थापित हुई, ये कोलकाता में नहीं हुई थी, कहाँ हुई थी, ये हुई थी लंदन में। किसने की थी, दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, यानी ये भी गलत हो गया ना, तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यक्रम और क्रियाकलाप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बोल रहा है, इन नेताओं को साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। दूसरा, इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग। भाई अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य, इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं ना। और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों, इन्हीं को तो एक ही मांग थी कि हाँ भारतीयों को अधिक से अधिक प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आर्थिक मांगे भी थी लेकिन वो इतने छोटे स्तर की थी कि हाँ जैसे नमक कर समाप्त करना, कर को जो लगाना है उसको सीमित करना। दूसरा भाई ये ठीक है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने क्या किया, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से न्यायिक कार्यों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग की, यानी इसका ये पहला वन गलत और दूसरा सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट, केवल बी। ये हो गया आपका उदारवादी चरण, और ये इससे रिलेटेड हो गए क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे आपको हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी मिलते रहे। थैंक यू।